3 का तड़का बुलेटिन का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है कि जब सांसद जियाउर रहमान बर्क मौके पर थे ही नहीं तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों लिखी गई। वहीं यूपी पुलिस का कहना है कि सांसद जियाउर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सोहेल इकबाल के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में केस दर्ज किया गया है। इस रिपोर्ट पे देखते हैं। कट्टर पत्थर डायरेक्टर कौन? उपद्रवियों के चेहरे पर नकाब है। डर है कि कहीं साजिश पकड़ी न जाए और जब कैमरों ने इनका वीडियो बनाया तो हाथ से काटने का इशारा कर दिया। संभल में हिंसा, मास्टरमाइंड कौन? खड़ी गाड़ी पर दनादन पत्थर फेंके और जब करतूत कैमरे में कैद हुई तो इशारा देख लेने का दिया। पत्थरबाजों के पीछे तमंचाबाज कौन? मस्जिद के आसपास के घरों की छतों से पत्थरबाजी हुई और पुलिस वालों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। मस्जिद का सर्वे किसे दिखकर? मस्जिद के सर्वे के विरोध के नाम पर गाड़ियों में आग लगा दी गई। जानबूझकर सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। जो सबूत वीडियो में दिखे ठीक वैसी ही तस्दीक मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने की। इसमें जो वहां के माननीय सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी हुई है इंस्टिगेशन के कारण, और वहाँ के जो एक माननीय विधायक हैं उनके पुत्र के खिलाफ भी, क्योंकि उनकी मौजूदगी वहाँ थी। उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो पहले से तैयारी करके आए थे, मुंह बात करके, और उन लोगों ने जो भी पथराव किया, पथराव के साथ साथ उसमें फायरिंग की भी इंसिडेंट की खबर आई। सवाल उठता है कि संभल को सुलगाने की साजिश किसकी थी? आखिर किसके इशारे पर पथराव हुआ? पुलिस वालों को किसके कहने पर निशाना बनाया गया? किसके इशारे पर संभल में हिंसा भड़की? सरकारी संपत्ति में क्यों आग लगा दी गई? अब तक हुई जांच में संभल में हुए बवाल, विद्रोह और हिंसा की आग में कट्टरपंथियों के हाथ दिख रहे हैं। संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के मुताबिक रात में ही हिंसा की पूरी प्लानिंग कर ली गई थी। पुलिस टीम को जानबूझकर पत्थरों से निशाना बनाया गया। उपद्रवियों ने सरकारी पिस्तौल भी लूट ली। हिंसा भड़काने के पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल का नाम सामने आया है। संभल में हुई हिंसा की 4 तस्वीरें बताती हैं कि हिंसा प्री प्लान थी। सोची समझी साजिश के तहत पुलिस वालों को निशाना बनाया गया। पत्थरबाजी की आड़ में पुलिस वालों पर अवैध हथियार से फायरिंग भी हुई और यह दावा खुद जिले के सबसे बड़े अधिकारी ने किया। 25 लोग हैं, लेकिन कुल लगभग 700-800 लोगों की संख्या है, तो एक एक करके आइडेंटिफाई करके सबको डिटेन किया जाएगा। पता चल सकता है किस तरीके के वेपन रिकवर हुए हैं? क्या देसी तमंचे? एक तो आपको दिखाया था, ये चाकू तो मैंने भी पहली बार देखा, जो दोनों तरफ से चलता है, जो भीड़ में चलाने के लिए ही होता है, और उसके अतिरिक्त कुछ तमंचे भी बरामद हुए हैं, और बाकी जो भी चीज होगी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको डिटेल से सूचना दी जाएगी। हिंसा के दौरान संभल पुलिस अधीक्षक के पीआरओ के पैर में गोली मार दी गई। एक डिप्टी एसपी के पैर में गोली लगी, जबकि एक डिप्टी एसपी का पैर फ्रैक्चर हो गया। वहीं हिंसा में एक कांस्टेबल की हालत गंभीर बताई गई। नकासा थाना क्षेत्र में गए थे, वहाँ पे मेरे और डीएम साहब के ऊपर पत्थरबाजी भी की गई इन लोगों के द्वारा, और एक तमंचे से फायरिंग भी की गई थी। उसमें मेरे पीआरओ के पाँव में गोली भी लगी है। उसी समय जो महिला जिसने पत्थरबाजी की थी उसको घर आइडेंटिफाई करके उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा किसी प्रकार का कोई फायर है इसमें ना आदेश था, ना ही उसको प्रयोग किया गया है, और बाकी जो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे पता चल जाएगा कि उनका किस तरीके की, किन परिस्थितियों के अंदर उनकी डेथ हुई है। बाकी सीसीटीवी फुटेज है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सीसीटीवी फुटेज में भी पता चलेगा कि उनकी डेथ है वो किन सब। हिंसा के दौरान और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो साफ इशारा कर रही हैं कि कट्टरपंथियों के इशारे पर साजिश के पत्थर को प्लांट किया गया, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए।
क्या फ्रैक्चर हुआ, क्या हुआ है? यहीं पर मस्जिद के पीछे तिराही पर ड्यूटी थी हम लोगों की, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन गली से अचानक बहुत सारे लोग आए जब हमारी सर्वे की टीम निकल गई उसके बाद, और अचानक के हमारे अधिकारियों के समझाने के बावजूद भी अचानक उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। उसी पथराव के दौरान ये चोट लगी, हाथ में फ्रैक्चर हो गया। संभल में हुई हिंसा में एक दो नहीं 20 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। पुलिस वालों पर जमकर पत्थरबाजी हुई, किसी का सिर फूटा, किसी के हाथ टूट गए, तो कुछ पर अवैध तमंचे से फायरिंग की बात सामने आई। 7 बजे के समथिंग 300 आदमी का क्राउड हो गया था, जिसमें छोटे बच्चे भी थे, बड़े भी थे। उनको समझाया गया, कप्तान साहब के द्वारा समझाया भी गया। उन्होंने फिर नारेबाजी, अपने धर्म को लेकर नारेबाजी करनी स्टार्ट की। उसके बाद उन्होंने पथराव करने पुलिस पे स्टार्ट किए। अच्छा। आने के बाद में जैसे हम बाकी बाहर की पुलिस भी बुलाई गई, और उसके बाद उन्होंने फिर आगे बढ़ते रहे, उनको समझाते रहे। उसके बाद में उन्होंने आगजनी करनी स्टार्ट कर दी। संभल में हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। सवाल उठे कि पुलिस वालों की गोली से लोगों की मौत हुई, लेकिन इस हिंसा में जो 2 लड़के मारे गए उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई। सूत्रों के मुताबिक इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 लड़कों के शव से 315 बोर की गोली आर पार हो गई। जिस 315 बोर की गोली से लड़कों की मौत हुई उसका इस्तेमाल अवैध हथियार मतलब देसी तमंचे में होता है। सूत्र बताते हैं कि संभल हिंसा में जिनकी मौत हुई वो देसी तमंचे से हुई, ना कि पुलिस की गोली से। हल्के बल का प्रयोग, लाठी का प्रयोग किया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने भयंकर पथराव है वो विभिन्न और गन शॉट की आवाज़ें भी जिस तरीके से आने लगी, तो पुलिस ने उसके बाद में उनके ऊपर टीएसएम चलाना शुरू किया, जो टीयर स्मोक म्यूनिशन है, आंसू गैस के गोले दागे गए। संभल में हिंसा की शुरुआत रविवार सुबह तब हुई जब कोर्ट के आदेश पर सर्वे टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची थी। कोर्ट ने 29 नवंबर तक सर्वे रिपोर्ट को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के साथ पेश करने को कहा था। गैंगस्टर लॉरेंस गैंग एक बार फिर से राजधानी जयपुर में बड़ी वारदात को अंजाम देने वाली थी। हालांकि उससे पहले ही पुलिस ने लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला क्या है, आइए रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लॉरेंस गैंग का बड़ा प्लान फेल, शिकंजे में गैंगस्टर के डिलीवरी बॉय। जयपुर में फिर होने वाली थी बड़ी वारदात। राजधानी जयपुर में कुख्यात लॉरेंस गैंग एक बार फिर से बड़ी वारदात करने की तैयारी में थी। इसका खुलासा तब हुआ जब जयपुर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 4 एक्टिव सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। ये चारों बदमाश लॉरेंस और रोहित गोदारा के लिए पिछले कई समय से डिलीवरी बॉय का काम किया करते थे। इससे कड़ी जुड़ती गई। ये 2-3 लड़के मिलकर एमपी गए थे जून के महीने में, जहां से ये कुछ हथियार लेकर आए थे। उन हथियारों को इन्होंने आगे जयपुर में कुछ लोग अनजान लोगों को डिलीवरी दी, और डिलीवरी देने के बाद ये वेट कर रहे थे कि कब शूटर्स आएंगे और कौन, जो भी व्यापारी उन्होंने चिन्हित करके नाम बताए हैं, तो जब वहां से इनको कोई सिग्नल मिलेगा तो उस व्यापारी के खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। जांच में ये भी सामने आया कि गिरफ्तार बदमाशों ने जयपुर के ब्रह्मपुरी में रहने वाले व्यापारी की जानकारी रोहित गोदारा तक पहुंचाई थी, जिसके बाद रोहित गोदारा ने 2 व्यापारियों को धमकी देकर रंगदारी मांगी थी। वहीं चारों के फोन कॉल की जांच में सामने आया है कि भटिंडा जेल में बंद लॉरेंस गैंग का एक बदमाश इन चारों को हथियार मध्य प्रदेश से लाने के लिए कहता था, फिर जयपुर में कहां पर सप्लाई करनी है इसकी जानकारी देता था। इनके मोबाइल पर यूएस से भी कुछ कॉल आने की जानकारी सामने आई है। डेवलप करने के दौरान ये पता चला कि ये लोग काफ़ी समय से इसको, इनके जो ऑनलाइन इंस्टाग्राम वगैरह है, इनको फॉलो करते थे, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के जो भी इनके जो हैंडल हैं, और इस दरमियान ही इन्होंने ना उनसे वो संपर्क हो गया, और उन्हीं के इशारों पर एमपी जाके ये कुछ हथियार लेकर आए, और कुछ हथियार इन्होंने अपने पास रख लिए और बाकी के उनके कहने पे आगे भेज दिए इन्होंने।
पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि वो लॉरेंस गैंग के लिए काम करते हैं और एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए हथियार लेकर के आए थे। साथ ही ये भी बताया कि लॉरेंस के गैंग वालों ने इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बना रखा है जिसे इन्होंने फॉलो कर रखा था और इसी ग्रुप से वो लॉरेंस गैंग से कनेक्टेड थे। बता दें कि रोहित गोदारा और लॉरेंस का भाई अनमोल लगातार सोशल मीडिया पर लड़कों को जोड़ करके उनका ब्रेन वॉश कर गैंग में शामिल करते रहे हैं और पैसे वाले व्यापारियों की जानकारी लेकर उन्हें धमकी देकर के फिरौती मांगते थे। फिलहाल चारों आरोपियों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है और इनसे लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े कई और भी बड़े राज सामने आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों के पास से काफी बड़ी मात्रा में असला भी बरामद किया गया है, जिनमें पिस्टल और रिवॉल्वर शामिल है। लेकिन साथ ही साथ में इन गुर्गों के साथ कनेक्शन जोड़ने वाले शूटर्स की भी तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई है। समय से पहले पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दे दिया, वरना किसी और बड़ी वारदात को यह अपराधी अंजाम दे सकते थे। कुल मिलाकर के लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों पर शिकंजा कसने के लिए जयपुर की पुलिस कमिश्नरेट की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। झांसी में बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला हो गया है। जनता दर्शन और पदयात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला होने की सूचना आई है और जानकारी के मुताबिक मऊ रानीपुर में यात्रा के दौरान उनके ऊपर फूल के साथ मोबाइल भी फेंका गया। ये पूरा सच क्या है, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सनातन हिंदू एकता यात्रा के दौरान आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा के दौरान किसी व्यक्ति ने बाबा पर मोबाइल फेंक दिया, जो उनके गाल पर लगा। जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, किसी ने हम पर मोबाइल फेंका है, हमें मिल गया है। देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब बाबा बागेश्वर को मोबाइल लगा था। कि किसी ने मोबाइल फेंक के मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। जैसे उन्हें मोबाइल लगा वो नीचे की ओर झुके और मोबाइल हाथ से उठा लिया। एक बार फिर देखिए किस तरह बाबा बागेश्वर को मोबाइल लगा। देखिए, बाबा ने अपने गाल पर हाथ भी लगाया, लेकिन इस घटना के बाद भी बाबा बागेश्वर बिल्कुल शांत दिखाई दिए। उन्होंने बेहद शांति से मोबाइल उठाया और सबको दिखाया। हम आपको बताते हैं कि आखिर बाबा बागेश्वर को ये मोबाइल लगा कैसे। मारा है हमको, मोबाइल हमें मिल गया है। ये बाबा बागेश्वर पर किसी तरह का हमला नहीं था। बाबा की यात्रा के दौरान उन पर फूल बरसाए जा रहे थे। इसी दौरान फूल फेंकते वक्त किसी के हाथ से मोबाइल छूट गया और बाबा बागेश्वर के चेहरे पर जा लगा। ये किसी तरह का हमला नहीं था। जिस शख्स का मोबाइल था वो उसे वापस कर दिया गया। यात्रा में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। इस घटना के बाद सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री की यह यात्रा हिंदू समाज को एकजुट करने का संदेश लेकर चल रही है। बाबा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। यात्रा में बड़ी संख्या में हिंदू शामिल हो रहे हैं। ऐसे में बाबा की सुरक्षा भी चर्चा का मुद्दा बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बिहार को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। प्रशांत किशोर ने बिहार को फेल स्टेट बताते हुए बिहार की तुलना सूडान से कर दी। इसके बाद बवाल मच गया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार पर पीके का ये कैसा बयान। पीके ने बिहार को कहा फेल स्टेट। सूडान के गृह युद्ध से बिहार की तुलना। उपचुनाव में करारी शिकस्त मिलने के बाद प्रशांत किशोर ने बिहार को लेकर ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया है। प्रशांत किशोर ने बिहार को फेल स्टेट बताया। प्रशांत किशोर यही नहीं रुके, उन्होंने बिहार की तुलना गृह युद्ध झेल रहे सूडान से कर दी। अमेरिका में प्रवासी बिहारियों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया है। कोई लड़का ये कह रहा है कि मैंने अपनी जिंदगी में वो दिन देखा ही नहीं है कि मेरा पेट भर गया
और तसले में अभी भात बाकी है। जितना आंकड़ों में गरीब बिहार दिखता है उससे कई गुना भयावह स्थिति है नीचे। आंकड़े वो कैप्चर नहीं करते हैं जो स्थिति नीचे गांव में है, जिस तरीके से लोग जी रहे हैं। प्रशांत किशोर ने प्रवासी बिहारियों के साथ संवाद में बिहार में गरीबी और भुखमरी के अपने अनुभव को बयां किया। प्रशांत किशोर के बयान से बिहार की सियासत गर्मा गई है। जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी ने प्रशांत किशोर पर चौतरफा हमला बोला है। बिहार की राजनीति के नफ्स को नहीं पहचान सकते, ये स्पष्ट रूप से चुनाव परिणाम में दिखा। और चुनाव परिणाम के बाद अब बिहार को असफल राज्य कह करके कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी कंफ्यूज हो गए हैं। अब कह रहे हैं कि बिहार के हालात बद से बदतर है। यही बात तो लगातार हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा की जुगलबंदी ने बिहार को बर्बाद किया है। प्रशांत एक फेल्ड राजनेता है, वो बिहार को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। कभी तो ये कहते हैं कि मैंने ही सरकार बनवाई, मैंने ही सारे कुछ किया, और जब राजनीतिक रूप से बुरी तरीके से जनता के द्वारा नकार दिए गए हैं तो अपनी खींच वो बिहार पे उतार रहे हैं। आप जिस तरह से जाके समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, बिहार की जनता बखूबी से जान रही है। जो उपचुनाव हुए थे उसमें आपने चारों सीटों पर उम्मीदवार दिया था, लेकिन बिहार की जनता ने नकारने का काम किया है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बिहार पर दिए गए बयान से भारी विवाद खड़ा हो गया। उपचुनाव में प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन उनकी पार्टी जमीन पर कुछ नहीं कर पाई। प्रशांत किशोर ने बिहार को ऐसा राज्य बताया है जो गर्त में है। तो क्या प्रशांत किशोर हार के बाद बौखला गए हैं? बिहार को लेकर पहले तो उनकी सोच काफी सकारात्मक थी। अचानक से प्रशांत किशोर की बिहार को लेकर की भाषा कैसे बदल गई है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।